हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज परसीमा अधिनियम के अंतर्गत कपट या भूल के संबंध में ये वीडियो मैं दे रहा हूं और आज हम कपट या भूल का क्या प्रभाव पड़ता है परसीमा काल में, ये हमें आज जानना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए हमें परिसीमा अधिनियम की धारा 17 यानी कि 17 को पहले जान लेना होगा। और धारा 17 में इस संबंध में क्या कहा गया है, उसकी मूल बात को हमें पहले समझना होगा। इसके बाद हम इस प्रश्न को आसानी से लिख पाएंगे, कर पाएंगे। तो आज ही इसी वीडियो में आपको धारा 17 परसीमा अधिनियम की समझ आ जाएगी, रट जाएगी, और इससे आया हुआ क्वेश्चन चाहे प्रीलिम्स में हो या मेन में हो, आपसे गलत नहीं होगा। बस आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो सबसे पहले धारा 17 को हम समझने का प्रयास करते हैं। धारा 17 सेक्शन 17 का जो हेड है वो ही है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, ये इसका हेड ही है। धारा 17 का ये हेड ही है। इसमें बताया गया है इफेक्ट, फ्रॉड या मिस्टेक का क्या इफेक्ट होगा लिमिटेशन पीरियड में, ये बताया गया है। तो हम पहले इस फ्रॉड को भी जान लेते हैं। तो ये संयोग की बात है कि परसीमा अधिनियम की धारा 17 में फ्रॉड के प्रभाव को बताया गया है और भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 17 में कपट को परिभाषित किया गया है। दोनों में सेम सेक्शंस फ्रॉड से रिलेटेड आपको मिल रहे हैं। लिमिटेशन में सेक्शन 17 इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 17 में फ्रॉड को डिफाइन किया गया है। तो वहाँ से हम फ्रॉड को समझ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर फ्रॉड एक निश्चित दायरे पे समझना है। सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक लिस्ट भी दी गई है कि ये कार्य फ्रॉड होंगे। फ्रॉड को डिफाइन भी किया गया है उसमें, और उसके बाद नीचे दिया गया है कि फ्रॉड इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स में नीचे उन्होंने एक लिस्ट दी है, 5 तरह के उसमें एक्ट बताए गए हैं कि उन एक्ट को फ्रॉड माना जाएगा, जिसमें से एक है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। यहाँ पर आपको लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत जो फ्रॉड है वो एक्टिव कंसीलमेंट ही है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और डॉक्यूमेंट। तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और डॉक्यूमेंट्स, यहाँ फ्रॉड जो लिमिटेशन पीरियड, जो लिमिटेशन एक्ट है उसके अंतर्गत जो फ्रॉड है वो एक्टिव कंसीलमेंट है किसी फैक्ट का या किसी डॉक्यूमेंट का। और ये कैसे है इसको हम
सेक्शन 17 में अब समझने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 17 की जो पहली बात है वो आपको ये जानना है कि ये जो सेक्शन 17 है लिमिटेशन एक्ट की, यह सूट पर या एप्लीकेशन पर ही लागू होगी। आवेदन, प्रतिवेदन, वाद तो सूट और एप्लीकेशन पर लागू होगी। पहली बात ये, यहां से एक एमसीक्यू आपके लिए निकल सकता है। तो इसमें अपील शामिल नहीं है, याद रखिएगा। और इसमें एक एमसीक्यू बन सकता है कि धारा 17 परसीमा अधिनियम की लागू होती है। तो किस पे लागू होती है आपको याद रखना है कि सूट और एप्लीकेशन पर, आवेदन, वाद, प्रतिवेदन पर लागू होती है, अपील पर लागू नहीं होती है, और इसके अलावा जो भी है उस पर भी लागू नहीं होती है। तो ये तो पहला आपका एमसीक्यू यहाँ से निकलता है और ये इसकी विशेष बात है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो फ्रॉड है ना, ये फ्रॉड है, ये वादी तो करेगा नहीं, प्रतिवादी ही करेगा। तो प्रतिवादी की तरफ से होगा तो ये फ्रॉड या तो डिफेंडेंट करेगा या रिस्पोंडेंट करेगा या फिर इनका कोई एजेंट होगा, उसके द्वारा किया जाएगा। तो ये जो फ्रॉड है, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो फ्रॉड है ये डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट या फिर एजेंट के द्वारा किया गया हो, इनको कुछ ऐसा पता हो। तीसरी बात ये है, इनको कुछ ऐसा पता हो, ऐसा इनके नॉलेज में कोई राइट या टाइटल के संबंध में बात हो, इन तीनों को किसी राइट या टाइटल के संबंध में इनके पास ज्ञान हो, जानकारी हो, और उसका उन्होंने एक्टिव कंसीलमेंट करके कोई शूट किया हो, कोई वाद किया हो। तो ये एक तीसरी बात याद रखना है कि ये जो डिफेंडेंट है, रिस्पोंडेंट है, एजेंट है, इनको या तो किसी राइट या किसी टाइटल के संबंध में कोई ज्ञान है और उसका इन्होंने एक्टिव कंसीलमेंट किया है। कंसीलमेंट इन्हीं तीनों में से किसी के द्वारा किया गया हो, राइट या फिर टाइटल के संबंध में। ये आपको विशेष तरह से याद रखना है। तो मतलब ये है कि इनको नॉलेज हो, नॉलेज ऑफ राइट और टाइटल, इस संबंध में इनको कोई नॉलेज हो और इसी का इन्होंने कंसीलमेंट किया हो, इन तीनों में से किसी ने भी। जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मिस्टेक से मुक्ति पाने के लिए कोई वाद किया गया है या कोई ऐसा वाद किया गया है जिसका कोई परिणाम मिस्टेक से मुक्ति पाने के लिए हो, तो बेयर एक्ट में बताया गया है वेयर द सूट और एप्लीकेशन इज फॉर रिलीफ, वेयर द सूट
application is for relief from the consequences of mistake. Relief from the consequences of a mistake. ये बात अभी आपको याद रखना हो, जहां कोई ऐसा वाद या आवेदन भूल के परिणामों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया गया हो, ये सेक्शन 17 की चौथी महत्वपूर्ण बात है। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा प्रपत्र जो आवश्यक है किसी राइट को स्थापित करने के लिए, और ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कपटपूर्वक उससे छिपाया गया हो। फ्रॉड का सबसे बड़ा इफेक्ट है ये। यहां पर आपको यही समझना है कि प्रतिवादी के द्वारा कोई ऐसा प्रपत्र या डॉक्यूमेंट जो किसी राइट को स्थापित करने के लिए आवश्यक था वादी को, ऐसे प्रपत्र को या वादी के किसी ऐसे राइट को वो स्थापित कर सकता था, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को, प्रपत्र को प्रतिवादी द्वारा सक्रिय रूप से कपटपूर्वक छिपाया गया हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो वेयर एनी डॉक्यूमेंट necessary to establish the right of plaintiff, or plaintiff or applicant has been fraudulently concealed from him, has been fraudulently concealed from him। ये एक आवश्यक बात है। अब इससे भी एमसीक्यू बन सकता है, इससे भी एमसीक्यू बन सकता है। और कैसा एमसीक्यू बन सकता है ये आप सोचिए। अपने सोच के हिसाब से नोट्स बनाए जाते हैं, और हम जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक हमारे नोट्स होने चाहिए। एग्जामिनर कुछ भी सोच सकता है। तो यहाँ पर कपट को लेकर के कि इनमें से कपट क्या नहीं है, या इनमें से क्या कपट है, और चार आपको ये तो प्रॉब्लम दे देंगे, या दो दो लाइन की ऐसी बातें दे देंगे जिसमें आपको पता करना होगा। उनमें से ये बातें जरूर शामिल होंगी। ये भी पूछ सकता है क्या किसी ऐसे प्रपत्र को जो कि किसी अधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक है का छुपाया जाना कपट है? हाँ, नहीं, इस तरह के वो ऑप्शन दे सकता है।
तो आपको अपनी सोच के अकॉर्डिंग एक चीज को लेके आप कितनी तरह से सोच सकते हैं, उतनी तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं या अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका है कम समय में सफलता पाने का। दूसरी की सोच आप हमेशा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए आपको ही अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, उस पर सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर दो चीज़ें और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो प्रोवाइजो के अंतर्गत इसमें दी गई हैं। तो इसमें प्रोवाइजो है और इसमें दो प्रोवाइजो हैं। पहला प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कपट के संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है, वो बोनाफाइड है और वो किसी प्रॉपर्टी को परचेज कर लेता है और बाद में वो जिसकी प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति को पता चलता है कि मेरी प्रॉपर्टी को कपटपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है, तो वो व्यक्ति ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी के वैल्यू के लिए तो मामला ला सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को वो दोबारा रिकवर कर ले या उस ट्रांजैक्शन को वो सेट असाइड करवा ले या जिस व्यक्ति ने खरीदा है उसके अगेंस्ट कोई चार्ज ला दे, ऐसा वो नहीं कर पाएगा। ऐसे समझते हैं। ये एक बी व्यक्ति है, इसने कोई एक ही प्रॉपर्टी कपटपूर्वक हथिया लिया या कपटपूर्वक प्राप्त कर लिया और अब इसने उस प्रॉपर्टी को सी को सेल कर दिया, सी ने इसको परचेज किया, तो सी यहां पर बोनाफाइड है। सी को पता नहीं है, सी तो ये विश्वास मान करके इस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है कि वो प्रॉपर्टी बी की ही है। बी ने कपट से प्राप्त की है, इस बात की भनक सी को तो लगने नहीं दी, लेकिन ए को पता चल गया कि बी ने मेरी प्रॉपर्टी सी को बेच दी है। तो अब ये ए इनके बीच जो ट्रांजैक्शन हो गया है उसको सेट असाइड नहीं करा सकता। इस ए सी के अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं ला सकता, लेकिन ए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मनी के लिए मामला ला सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर सकता है क्योंकि सी बोनाफाइड है। सी को पता ही नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है कि जो प्रॉपर्टी वो खरीद रहा है वो बी ने कपटपूर्वक ए से प्राप्त करी है या कुछ भी है, उसको पता ही नहीं है। उसने तो खरीदा है ये मान करके कि वो बी की है और बी ने भी यही विश्वास दिलाया है कि ये मेरी है। तो एक ये प्रोवाइजो है। दूसरा प्रोवाइजो ये है कि यदि कोई ऐसा दूसरा प्रोवाइजो ये है कि मान लीजिए कोर्ट ने कोई डिक्री पारित कर दी ए के पक्ष में, तो ए हुआ डिक्री होल्डर, ये हुआ डिक्री होल्डर या क्रेडिटर, और जिसके अगेंस्ट उसने डिक्री पारित की है ये हुआ डेटर, ये हुआ क्रेडिटर, ये हुआ डेटर। अब इसके पक्ष में डिक्री तो कोर्ट ने पारित कर दी, लेकिन अब ए ने डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए
प्रयास किया, आवेदन किया, और बी बाय फोर्स और थ्रीट, बाय फोर्स बाय थ्रीट एग्जीक्यूशन, इस डिग्री का एग्जीक्यूशन होने से वो किसी भी तरह से फोर्स के द्वारा या थ्रेट के द्वारा रोके रहा, यानी कि उसने उस डिग्री का जो उसके खिलाफ पारित की गई है उसका एग्जीक्यूशन होने ही नहीं दिया। ऐसे ऐसे वो पैतरे इस्तेमाल करता रहा कि वो एग्जीक्यूशन उस डिग्री का हो ही ना पाए। तो आपको पता है कि एक डिग्री का एग्जीक्यूशन का जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो 12 वर्ष होता है, और जब लिमिटेशन पीरियड समाप्त हो गया, लिमिटेशन पीरियड समाप्त हो गया, इसने सोचा कि भाई अब तो ये डिग्री का एग्जीक्यूशन करा ही नहीं सकता है, या यूं कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स था, जो थ्रेट थी, जो भी चीज़ें थी वो सीज ओवर हो गई, यानी कि समाप्त हो गई। ये उस डर से बाहर निकल आया, और अब इसे पता चलता है कि डिग्री का एग्जीक्यूशन इन वजहों से नहीं होने दिया गया है, यानी कि बी के फ्रॉड का यहां इसे पता चलता है। तो प्रोवाइजो 2 कहता है कि जिस तारीख को इस ए को, जिस डेट को ये पता चलेगा, जब जिस डेट को डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड पता होगा, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड हो जाएगा, उस डेट से इसको 1 ईयर के अंदर इस संबंध में आवेदन करना होगा, जिससे कोर्ट डिग्री के एग्जीक्यूशन का लिमिटेशन बढ़ा देगा। ये व्यवस्था प्रोवाइजो 2 में की गई है। तो प्रोवाइजो 2 में जिस व्यक्ति, यानी कि जो डिग्री होल्डर है या क्रेडिटर है, उसको किसी कारणवश जजमेंट डेटर ने या डेटर ने डिग्री के एग्जीक्यूशन को रोके रखने का पूरा प्रयास लगातार किया गया, और लिमिटेशन पीरियड भी समाप्त हो जाता है यदि, और उसके बाद यदि जजमेंट होल्डर को, डिग्री होल्डर को पता चलता है, जब उसके ऊपर जो फोर्स है, जो थ्रेट है, जो भी वो पैतरे उसके ऊपर आजमाए या लगाए गए थे बी के द्वारा, उससे वो निकल जाता है बाहर, और उसे पता चलता है कि मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड की वजह से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। तो जब भी जिस तारीख को उसे पता चलता है, उस तारीख से 1 साल के अंदर इस संबंध में डिग्री होल्डर को आवेदन करना होगा, तब कोर्ट उसे डिग्री के एग्जीक्यूशन का लिमिटेशन बढ़ा देगा। तो ये 2 प्रोवाइजो हैं। तो हमने देखा कि जो सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का है वो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक की बात करता है। फ्रॉड का मतलब एक्टिव कंसीलमेंट से लेकर के है, तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और डॉक्यूमेंट से है। इसमें पहली विशेष बात यह है कि ये सूट और एप्लीकेशन पर ही लागू होती है, अदर लीगल डिवाइस पर ये लागू नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि ये फ्रॉड डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट, एजेंट
में से किसी के द्वारा किया गया हो, इन तीनों को ये पता हो, तो इन तीनों को ये पता हो कि कोई राइट या कोई टाइटल है, उसके संबंध में इनको जानकारी हो, जिसका इन्होंने एक्टिव कंसीलमेंट किया हो, और एक्टिव कंसीलमेंट करके कोई सूट में इंटर हुए हों। दूसरी बात यह है कि जहाँ कोई ऐसा सूट या एप्लीकेशन लाया गया है जो भूल से मुक्त के लिए हो, ऐसा कोई सूट जो किसी भूल से मुक्त के लिए हो, वो भी कपट के अंतर्गत आता है। आखिरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई जहाँ कहीं ऐसा प्रपत्र जो किसी राइट को स्थापित करने के लिए, प्लेंटिफ या एप्लीकेंट के राइट को स्थापित करने के लिए आवश्यक है और उसका कपटपूर्वक छुपाव किया गया है या कपटपूर्वक वादी से छुपाया गया है, ये थी। इसके साथ दो प्रोवाइजो जो हम लोगों ने पढ़े। पहले प्रोवाइजो में स्पष्ट कर दिया गया कि जो बोनाफाइड परचेजर है उसके अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकेगा, और जो भी ट्रांजैक्शन है उन दोनों के बीच उसको सेटिस्फाइड नहीं कराया जा सकेगा उस व्यक्ति द्वारा जिसको ये पता चलेगा कि उसकी संपत्ति को कपटपूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति ने किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। प्रोवाइजो दूसरा वो बात करता है डिक्री होल्डर के संबंध में कि यदि डिक्री होल्डर को उस डिक्री के निष्पादन में कपटपूर्वक रोका जा रहा है, उसको बाधित किया जा रहा है, उस डिक्री का जो उसके पक्ष में पारित की गई है उसका निष्पादन को रोका जा रहा है कपटपूर्वक, और लिमिटेशन पीरियड निकल जाता है, तो जब और ऐसा निष्पादन बाई फोर्स रोका जा रहा है, तो जब इस व्यक्ति को यानी कि डिक्री होल्डर को पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसकी वजह से उसकी डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है, या फिर जब भी वो उस फोर्स से बाहर निकलता है तब उसे एहसास होता है, पता चलता है, तो जिस तारीख से उसे ये पता चलता है, जिस तारीख को उसे डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड होता है, उस तारीख से 1 साल का समय उसके पास है। उस समय के अंदर उसे आवेदन करना होगा, और यदि वो आवेदन करता है तो कोर्ट उसे डिक्री के एग्जीक्यूशन का लिमिटेशन बढ़ा देगा। ये प्रीलिम्स परीक्षा में एमसीक्यू के लिए बेहतर क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और ये 1 ईयर आपको लिखना है। 1 ईयर आपको याद रखना है कि ये 1 ईयर किस लिए है, तो इससे संबंधित एक एमसीक्यू बन सकता है कि कितने समय के अंदर ऐसे डिक्री होल्डर को आवेदन करना होगा। तो 1 ईयर आप यहाँ याद रखिएगा। अब इसी चीज को हम क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं सिंपली।
क्वेश्चन था हमारा कि किसी व्यक्ति को कपट या भूल का परसीमा काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी व्यक्ति की कपट या भूल का परसीमा काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी को हम लिखने का प्रयास करेंगे और अपनी सारी बातों को हम कम से कम शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। तो पहला, जहां वाद या प्रतिवेदन या आवेदन वादी या प्रतिवादी के कपट पर आधारित है, पहली बात ये, या जहां उस हक या अधिकार का ज्ञान जिस वाद या आवेदन पर आधारित है यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति द्वारा छिपाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि वो छिपाया गया हो। वाद या आवेदन जिस अधिकार या हक पर आधारित है उस अधिकार या हक को छिपाया गया हो। जहां वाद या आवेदन किसी भूल से मुक्ति के लिए हो वहां पर, या फिर जहां अधिकार को स्थापित करने वाले दस्तावेज को छुपाया गया है। ऐसी स्थिति में, जब ऐसी स्थितियां विद्यमान होंगी वहां पर सीमा काल का तब तक चलना आरंभ नहीं होगा जब तक वादी या आवेदक को उस भूल या कपट का पता ना चल जाए। याद रखना है, वादी या आवेदक को, यानी कि वादी को उस भूल या कपट का पता ना चल जाए तब तक परसीमा काल का चलना आरंभ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि क्या प्रभाव होगा, तो कपट का प्रभाव यही होगा कि परसीमा काल का तब तक चलना आरंभ नहीं होगा जब तक वादी या आवेदक को उस भूल या कपट का पता ना चल जाए। ये चीज याद रखने की है। और ये लिखा गया है कम शब्दों में, इसमें प्रोवाइजो शामिल नहीं किया गया है। आप चाहें तो इसमें प्रोवाइजो भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि आपका प्रश्न जिस मूड में पूछा जाए आप उस मूड में अपने आंसर को करेंगे। इस क्वेश्चन में प्रोवाइजो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रभाव को पूछा गया है। तो हमने सिर्फ प्रभाव को बताया है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन में कहीं इसके प्रोवाइजो के संबंध में भी पूछा गया होता तो फिर आपको वो दोनों प्रोवाइजो देने चाहिए जो धारा 17 परसीमा अधिनियम में बताए गए हैं। बस ये याद रखना है। दूसरी बात ये है कि ये जो कपट है ये वादी या प्रतिवादी दोनों की तरफ से हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये रही मेरी कोशिश धारा 17 को काफ़ी हद तक क्लियर करने के लिए, और उन्हीं शब्दों और उसी मूड और उतनी ही सीरियसनेस को बनाए रख करके जितना कि ला सीरियस होता है, तो उसी भाषा में हम बात करते हैं और उसी मूड में हम लिखते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आपको लगता है कि मेरा चैनल आपकी मदद कर सकता है तो फिर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।